हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप, मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो है 3 लेयर में काम करना। पहला लेयर है दैट इज़ पढ़ाई करना, ठीक है, सिंपल लेक्चर देखना, ठीक है, वो पहला लेयर हुआ कि जितना लेक्चर है वो आप देख लीजिए। दूसरा लेयर है कि जितने भी लेक्चर है, मतलब जो भी टॉपिक है, चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर टाइप क्या है, सो वो सेकेंड टाइप। और तीसरा जो है वो है फाइनल, एक सैम्पल पेपर की तरह तैयार करके 7, 8, 10 क्वेश्चन आने की जो संभावना है, 7, 8 क्वेश्चन 2-3 लेक्चर में, उसे देख लेना। समझ रहे? तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है कि मैं आपको सबसे पहले जितने भी चैप्टर हैं उनका लेक्चर प्रोवाइड करना, वो तो हो चुका है। अब क्या काम है, जितने भी चैप्टर है उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना कि क्या प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, वो कहाँ से पूछेंगे। तो वो अभी चल रहा है, दैट इज़ 3 चैप्टर की काम हो चुकी है, ये फोर्थ है, समझ रहे, 7 में से। तो ये मतलब 24 से पहले ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब 23 तक ये ख़त्म हो जाएगी सेकेंड लेयर। लेकिन जो थर्ड वन है, थर्ड वन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टाइप हम लोगों ने पढ़ा है उसका मिक्सअप, 8 क्वेश्चन लिया कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसे करके 2-3 सिंपल पेपर रेडी करके वो सॉल्व करना। और इस तरीके से हम लोग बिल्कुल ईज़िली काम हो जाए। जिन्हें भी लग रहा होगा कि ये क्या लेक्चर सफिशिएंट है, क्या ये एग्ज़ाम में काम करेगा या काम नहीं करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर बिल्कुल सफिशिएंट है। ये सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं, समझ रहे? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग है। तो इसलिए बिना आँख मूंदे हुए अभी अगर आप बुक पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा बताइए? 600-700 पेज का कोई भी बुक है, नॉर्मल बुक, कहाँ से आप पढ़ पाएंगे? पॉसिबल है ये 8 दिन में पढ़ना? पढ़ भी लेंगे तो कहाँ से याद कर पाएंगे? पॉसिबल है नहीं ना। तो इसलिए क्या, आराम से लेक्चर देखिए, जो भी नोट्स प्रोवाइडेड है नोट्स देखिए, समझिए क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बात ख़त्म। एनी प्रॉब्लम? नो। सो आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप क्या है, कैसे पूछेंगे, क्या आंसर देंगे, समझ रहे? तो ये चीज़, तो ये एक्सचेंज रेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानने से पहले अगर आपने एक्सचेंज रेट की वीडियो नहीं देखी है कि क्या होता है एक्सचेंज रेट, समझ रहे, तो आपके यहाँ पर लिंक शो कर रहा होगा ऊपर में, इस पर आप क्लिक करके पहले एक्सचेंज रेट देखिए, फिर आप ये देखिए, तो आपको बिल्कुल 110% समझ में आएगा। समझ रहे? हाँ, ओके, लेट्स कम टू आवर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कितने टाइप के इसके अंदर है, जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ट्रेंड है वो क्या है कि इसके अंदर से सबसे पहले कितने मार्क्स से पूछेंगे? 15 मार्क्स के अप्रॉक्स, 15 मार्क्स के अप्रॉक्स। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमारा 5, कितना? 5। तो कितना टाइप का? 5 टाइप का इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, टाइप नंबर 1 जो बार बार हम लोग बात करते हैं, टाइप नंबर 1 दैट इज़ व्हाट, शॉर्ट नोट्स करके पूछेंगे। समझ रहे? क्या करके? शॉर्ट नोट्स बना करके पूछेंगे। कैसे? सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट नोट्स में आया है वो क्या है? जे कर्व क्या है बताइए, व्हाट इज़ जे कर्व बताइए। तो जे कर्व हम लोगों ने उस लेक्चर आप देखते हैं तो उसमें आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में निकल रहा हूँ, कुछ ऐसा करके ये जे शेप में। क्या? जब डिप्रेशिएशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जब डिप्रेशिएट अपने करेंसीज को किया गया तो सोचे थे कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं, डिक्रीज़ ही किया। इन 1975 के दौरान, समझ रहे हैं, 1975 के दौरान यूएसए में ये हुआ कि डिप्रेशिएट किए करेंसीज को। डिप्रेशिएशन का मतलब हमारा करेंसीज की वैल्यू कम गई, जिसके कारण एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि डिप्रेशिएट किया, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट करना इतना आसान चीज़ है नहीं। वो वहाँ पे मार्केट बनाना पड़ेगा। जो एक्सपोर्ट में जो पहले ख़रीदते थे वो अब आपको छोड़ चुके हैं, उनसे अच्छा फिर से संबंध बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब काम, तो शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं करेगा, बट इन लॉन्ग रन एक्सपोर्ट गेट इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं ना? एक्सपोर्ट गेट इंक्रीजेस इन लॉन्ग रन, गॉट इट? हाँ, तो ये है जे कर्व, ठीक है। उसी तरीके से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज ऑफ रेट।
फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो अगर मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बताने जाऊँ, समझ रहे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि मैंने एक्सचेंज रेट में ऑलरेडी ये सब बता रखा है कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नहीं होता है। गॉट इट? तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे। सो टाइप नंबर 1 ये हुआ कि शॉर्ट टर्म हमारा पूछेंगे जे का फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब के बारे में, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब के बारे में। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टाइप नंबर 2, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है टाइप नंबर 2? दैट इज़ व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं बताइए, एंड व्हाट इज़ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, एंड हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिन्ड, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिन्ड। समझ रहे? कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। समझ रहे? ये कम से कम जो है ना, लगभग ये 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं पिछले 9 सालों में, ये कम से कम 5 बार आए, 5 टाइम ये क्वेश्चन। समझ रहे? कितने बार? 5 टाइम सिर्फ ये हाफ बार आए। क्या कहता है? व्हाट इज़ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? हम फॉरेन की करेंसीज और डोमेस्टिक करेंसीज, हमारे रुपीज़ और डॉलर के बीच में क्या रेट है। समझ रहे? क्या रेट है, समझ रहे? ट्रेड करने का दोनों करेंसीज के बीच में क्या रेट है, उस चीज़ को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारे करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच में क्या रेट है, ठीक है, एक्सचेंज करने की, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। गॉट इट? हाँ। अब बात आता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहता है। व्हाट इज़ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप अगर स्क्रीन के ऊपर आपको देखिए शो कर रहा होगा, दैट इज क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला डिमांड और सप्लाई का। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन। फिर क्या, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल्सो एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द ओपन इकॉनमी, डिमांड एंड सप्लाई की क्वेश्चन। फिर क्या, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकॉनमी, फिर से डिमांड एंड सप्लाई की क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? और एक क्वेश्चन होगी, दैट इज सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की 5 बार क्वेश्चन आए, ठीक है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की 5 टाइम क्वेश्चन आए। गॉट इट माई पॉइंट? यस, ओके। तो देखिए आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे शो कर रहा होगा, जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे हूँ ना लिए हुए, वो सेम ये पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक शो कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डिमांड सप्लाई की 4 से 5 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, 4 बार। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जान लिए कि अच्छा फॉरेन करेंसी और हमारे करेंसी के बीच में ट्रेड होने का क्या रेट है। गॉट इट? डिमांड एंड सप्लाई की कहानी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं मतलब डिमांड फॉरेन करेंसीज की। समझ रहे हो? तो बताइए डिमांड के अंदर क्या क्या आएगा, बताइए। डिमांड कौन करेंगी फॉरेन करेंसीज की? डॉलर की डिमांड कौन करेंगे? इंडिया वाले करेंगे? अंबानी करेंगे? नहीं ना, कौन करेंगे? एलोन मस्क करेंगे, अमेजोन वाला करेंगे। समझ रहे ना कि यहाँ पर आए अपना कार वगैरह सब बेचे और वो जब जाने लगे तो वो डॉलर में डिमांड करेंगे, हमको डॉलर चाहिए। गॉट इट? हाँ। तो डिमांड कौन करेंगे? जो हमारे कंट्री में आएंगे सामान लेकर के, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारे कंट्री में इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट, तो हमारा क्या होगा? डिमांड करेंगे। किस चीज़ की? डॉलर की। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस, पहला चीज़। ओके, हाँ। दूसरा चीज़ क्या है कि अब आपके सरकार है, अब श्रीलंका का जैसे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ख़त्म हो गया, तो श्रीलंका को प्रोवाइड करना है डॉलर वगैरह से, ठीक है। तो कौन डिमांड करेंगे? तो आपका जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, जो दूसरे कंट्रीज़ को रेमिटेंसेस अगर देना चाहते हैं, गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट डिमांड करेगी किस चीज़ की? डॉलर में, क्योंकि वो गिफ्ट किस चीज़ में देगी? डॉलर में। यस और नो? तो आपका खुद सरकार जो है वो डिमांड करेगी किस चीज़ की? समझ रहे हैं? डॉलर की। गेटिंग? दैट इज़ फॉरेन करेंसीज। तो
डिमांड बाई गवर्नमेंट फॉर रेमिटेंस, यानी प्रॉब्लम, ठीक है, हमारा डिमांड सरकार के द्वारा रेमिटेंसेस प्रोवाइड करने के। गॉट इट? हाँ। फिर तीसरा हमारा क्या है? तीसरा, अगर आप यूएसए जो है वो घूमना चाहते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, यूएसए में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको जो रुपीज़ है वो किस चीज़ में कन्वर्ट करना होगा? डॉलर में, हाँ या ना? हाँ। तो आप क्या करेंगे? डिमांड करेंगे डॉलर की, येस और नो? फॉरेन करेंसीज की, येस और नो? यस। तो मतलब क्या, कौन डिमांड करेंगे? फिर डिमांड करेंगे, दैट इज़ व्हाट, हमारा दैट इज़ स्टूडेंट अगर जाना चाहते हैं बाहर, समझ रहे? फिर क्या, टूरिस्ट जब बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया अगर घूमना चाहते हैं, तब वो डिमांड करेंगे। गॉट इट माई पॉइंट, येस और नो? यस। अब क्या, अब सपोज अंबानी जो है, अंबानी यूएसए के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले रुपीज़ को अंबानी किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? डॉलर में। तो अंबानी क्या करेगा? डिमांड करेगा किस चीज़ का? डॉलर का। इन्वेस्ट करना है तो, यस और नो? तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ व्हाट, एफपीआई। जब बाहर वाले कंट्री में, दैट इज़ यूएसए में अगर हमको इन्वेस्ट करना है, समझ रहे हैं, तो हमको क्या डिमांड करना पड़ेगा डॉलर का, यस और नो? दैट इज़ व्हाट, फाइनेंशियल आउटफ्लो में, फाइनेंशियल आउटफ्लो में जब हमारे कंट्री से बाहर जाए फाइनेंशियल आउटफ्लो, तब हम लोग डिमांड करेंगे। गॉट इट? यस। उसी तरीके से हो सकता है अंबानी जो है जाकर के यूएसए में एक कंपनी खोल ले, जियो का सपोज कंपनी खोल रहा है, दैट इज़ यूएसए में जाकर के अंबानी। तो क्या होगा, तो यहाँ से खोलना है तो रुपीज़ देगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलेगा, येस और नो? यस। तब वैसे डिमांड करेंगे। मतलब एफपीआई और एफडीआई जब हमारे कंट्री से बाहर जा रहे हैं, एफडीआई और एफपीआई किसके लिए? यूएसए के लिए, समझ रहे हैं? फाइनेंशियल आउटफ्लो फ्रॉम आवर कंट्री, उस चीज़ में डिमांड करेंगे डॉलर की, येस और नो? यस। अब अगर हमारे कंट्री के अंदर फिफ्थ, दैट इज़ व्हाट, अगर हमारे कंट्री में गोल्ड का इंपोर्ट हो, किस चीज़ का इंपोर्ट हो? गोल्ड का इंपोर्ट हो, तो अगर गोल्ड का इंपोर्ट होता है, हम लोग क्या कि गोल्ड को मंगाए, तो उस चीज़, तो जिनसे मंगाए उनको तो पे करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग सऊदी अरबिया या कहीं से गोल्ड को मंगाए, तो अगर मंगाए तो उनको किस चीज़ में पे करना? रुपीज़ में थोड़ी, किस चीज़ में? डॉलर में। तो वो क्या करेंगे? डॉलर की डिमांड करेंगे। गॉट इन माई पॉइंट? यस। तो अगर गोल्ड का इंपोर्ट हो तो भी क्या होगा? डिमांड होगा। समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। तो ये चीज़, तो डिमांड का इतना कंपोनेंट कि किस कारण डिमांड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझे? डिमांड कब? जब इम्पोर्ट होगा, जब गवर्नमेंट बाहर गिफ्ट देना चाहेगी, जब स्टूडेंट या टूरिस्ट कोई बाहर घूमना चाहेंगे तब डिमांड करेंगे, जब फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा हमारे कंट्री से, एफडीआई और एफपीआई जाएगा हमारे कंट्री से, समझ रहे? तब फिर क्या, गोल्ड का इम्पोर्ट अगर हमारे कंट्री के अंदर होगा तब। गेटिंग माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? नो। तो ये चीज़, ओके। डिमांड फॉर, अब डिमांड कब देखते, कब कैसा बनेगा? कब डिमांड का, ये क्या है? दैट इज रियल एक्सचेंज रेट है। ये क्या है? एक्सचेंज रेट है, रियल एक्सचेंज रेट। अब देखिए, अगर हमारे करेंसी, और ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ करेंसीज, नंबर ऑफ करेंसीज। तो डिमांड की बात करते हैं। अगर हमारा रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, क्या है हमारा रियल एक्सचेंज रेट, क्या है? ज़्यादा है, तो दैट इज़ यहाँ पर अगर ये R1, दैट इज़ E1 है, ज़्यादा है, हमारा एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण क्या, डिमांड ज़्यादा होगा या कम होगा? कम ना होगा, येस और नो? हाँ, समझ रहे हैं? सपोज अडानी की जो है, अडानी की वैल्यू अगर ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, देन स्टॉक मार्केट में अगर ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम? लोग डिमांड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी हाई पर है, वेट करो, अभी डिमांड नहीं करनी। तो रियल एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? डिमांड हमारा कम होगा। लेकिन जैसे ही हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, तो हमारा डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं? क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कर्व है कैसा बनेगा? कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ऐसे भी जानते डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो? डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एनी प्रॉब्लम? नो। तो ये हुआ डिमांड वाला पार्ट। अब हम लोग करते हैं सप्लाई की पार्ट।
फॉर फॉरेन करेंसी। सप्लाई कौन करेगा फॉरेन करेंसीज की, समझ रहे? सप्लाई कौन करेगा फॉरेन करेंसीज की, सोचिए। अब हमारे यहाँ का अंबानी कंपनी लेकर के यूएसए गए, तो वहाँ पर वो पैसा कमाए, तो पैसा कमाने के बाद वो तो रुपीज़ में आकर के कन्वर्ट करना सोचेंगे अपने कंट्री में, येस और नो? येस, कि मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कर लूँ। और अगर उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डॉलर लाएंगे पहले, तो क्या करेंगे? डॉलर का सप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जा रही है, यूएसए जा रही है, सऊदी अरबिया जा रहे हैं हमारे कंट्री से, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? सप्लाई होगा वहाँ से डॉलर का, और फिर हमारे रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? येस और नो? येस। तो जब बाहर जा रही है दैट इज़ एक्सपोर्ट। अगर हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? येस। क्या हमारे कंट्री में अगर एक्सपोर्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, तब ये वाला पार्ट समझ रहे हैं? हाँ। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, जब एक्सचेंज रेट का वीडियो देख रहे होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे वहाँ पर तो डिमांड में आपने एक्सपोर्ट लिखा था, यहाँ पर इंपोर्ट लिखा है, वहाँ पर सप्लाई में आपने इंपोर्ट लिखा था, एक्सपोर्ट लिखा है, क्यों? यहाँ पर डिमांड फॉरेन करेंसीज की बात कर रहे हैं। जो पिछले जो एक्सचेंज रेट में बात हुई थी वो हमारा इंडियन करेंसीज की बात हुई थी, समझ? डोमेस्टिक करेंसी। तो जो भी ये डोमेस्टिक करेंसीज में उल्टा हो जाएगा, समझ रहे ना? गेटिंग माई पॉइंट? येस और नो? येस। तो गलत हम नहीं बता रहे हैं, समझ, और ना ही आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसीज यहाँ पर, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट है तो यहाँ पर इम्पोर्ट होगा, और यहाँ पर इम्पोर्ट था तो यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? नो। तो अगर एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से जाता है तो सप्लाई करेंगे डॉलर की, समझ रहे हो? तो ये पहला सप्लाई का। फिर कब जब कोई यूएसए ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, वो आना चाहते हैं इंडिया और घूमना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के लोग इंडिया आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? पहले डॉलर लेकर के आएंगे। डॉलर को किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? रुपीज़ में। तो डॉलर की क्या हो रही? सप्लाई हो रही है। येस और नो? येस। तो क्या, जब यूएसए के स्टूडेंट, मतलब फॉरेन स्टूडेंट या फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया, जब हमारे इंडिया में आते हैं तब हमारा सप्लाई करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर क्या आता है? सपोज़ जो यूएसए है वो इंडिया को रेमिटेंसेस देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, तो वो क्या करेगा? डॉलर का सप्लाई करेगा, डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपीज़ में, और फिर इंडिया को देगा। यस और नो? तो डॉलर दिया ना, तो दिया मतलब क्या? सप्लाई। तो कब? यहाँ पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जब बाहर वाला कर दो। अब क्या? जब हमारा दैट इज सप्लाई बाई व्हाट? फॉरेन गवर्नमेंट टू इंडिया फॉर रेमिटेंसेस। समझ रहे हैं? किस रूप में? रेमिटेंसेस के रूप में, समझ रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? तो ये हो सकता है। फिर क्या है? दैट इज, अगर हमारे कंट्री के अंदर फोर्ड जो है या जो इलॉन मस्क जो है वो कंपनी खोलना चाहते हैं, सपोज टेस्ला इंडिया के अंदर आता है, तो क्या होगा? वहाँ से डॉलर लेकर के आएंगे, समझ रहे हैं? डॉलर लेकर के आएंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी खोलेंगे, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़, तो हमारे पास डॉलर इलॉन मस्क लेकर के आ रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इनफ्लो। हाँ या ना? वो क्या था? फाइनेंशियल इनफ्लो वाला पार्ट। तो अगर फाइनेंशियल इनफ्लो होता है, दो पार्ट में हो सकता है, चाहे तो FDI दैट इज टेस्ला है, चाहे तो FPI, ठीक है? FPI का मतलब जो बफेट है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, समझ रहे हो? तो अंदर आ रहा है, तो क्या होगा? सप्लाई होगा, समझ रहे हो? फॉरेन करेंसीज की। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर क्या? अगर हम लोग गोल्ड का एक्सपोर्ट करते, समझ रहे हैं? अब इंडिया के अंदर गोल्ड आया, तो हम लोग डिमांड करेगा ना फॉरेन करेंसीज की। लेकिन अगर गोल्ड का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर बेचते हैं तो वो डॉलर में देंगे, डॉलर लेकर के आएंगे, तो सप्लाई हुआ और उसको रुपीज़ में चेंज करेंगे। येस और नो? येस। सो दिस आर द 5 टाइप ऑफ व्हाट? सप्लाई के अंदर आता है। दैट इज़ पहला एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज, नॉट डोमेस्टिक करेंसीज। वहाँ पे डोमेस्टिक करेंसीज था। फिर क्या है? स्टूडेंट टूरिस्ट वगैरह जब इंडिया आते हैं, फिर क्या? जब हमारा गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो इंडिया को देना चाहते हैं, फिर क्या? जब फाइनेंशियल इनफ्लो हो FDI के रूप में या FPI के रूप में, चाहे हमारा क्या टेस्ला कंपनी आ जाए, चाहे इलॉन मस्क आ जाए, चाहे
ये बफेट है वो हमारा एपीआई दैट इज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, गोल्ड एक्सपोर्ट, तो ये अब देखिए अगर हम लोग बात करते कर्व का, ये क्या रियल एक्सचेंज रेट और क्या नंबर ऑफ डॉलर की बात है, समझ रहे हो, नंबर ऑफ रुपीज़ डॉलर की बात है, रियल एक्सचेंज रेट। अब देखिए एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा है, सपोज ये एक्सचेंज रेट अगर कम तो कम है, तो बताइए सप्लाई कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। आपके पास पैसा है, एक्सचेंज रेट कम है, वैल्यू अभी कम है करेंसीज, तो आप सप्लाई ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे ना, यस और नो? यस, इन वन। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो क्या होगा, जितने भी लोग हैं ज़्यादातर क्या सोचेंगे, हम अपना जो भी है बेनिफिट कमाए, जो रखे हुए थे पैसा इस पैसे से बेनिफिट कमाए सोल्ड करके, तो सप्लाई क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? यस। सो कर्व कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग, एनी प्रॉब्लम? नो। सो दिस, ये डिमांड और सप्लाई की कहानी हुई, समझ रहे कि डिमांड क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, ये कहानी लिखनी है। इसके पार्ट फिर क्या आता है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिंड, कैसे डिटर्मिंड होगा, तो डिटर्मिंड करना या डिटर्मिंड करने में क्या है, वी नो व्हाट, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, रियल एक्सचेंज रेट एंड नंबर ऑफ डॉलर। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा एक्सचेंज रेट होगा उस करेंसीज का, और ये नंबर ऑफ डॉलर उतना हो, समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग ISLM में पढ़े, जैसे हम लोग डिमांड सप्लाई में पढ़े, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर होगा, जहाँ इंटरसेक्ट किए वहीं पे हमारा डिटरमिन्ड होगा कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, समझ रहे हैं, जहाँ पर वो नहीं प्रॉब्लम, नो। तो ये पूरा गाथा है जो आपको लिखना पड़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड डोमेस्टिक की बोल रही है कि फॉरेन की बोल रही है, फॉरेन की बोल रही है, अच्छा तो फॉरेन की तरीके से सोच, सप्लाई फॉरेन की बोल रही है, फॉरेन की तरीके से सोच। डिटरमिन्ड कैसे होगा, डिमांड सप्लाई कब से जहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, काम खत्म, गॉट इट, यस। अब हमारा टाइप 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके बाद हमारा आता है टाइप 3, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या आता है, दैट इज टाइप 3 में है, दैट इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड रियल जीडीपी। क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज कर रहा है, तो हमारा क्या इफेक्ट पहुंचाएगा एक्सपोर्ट के ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर, समझ रहे हैं, रियल जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, ये चीज़। तो अब देखिए ये एक्सचेंज रेट चेंज कर रहा है, तो सबसे पहले तो कहानी लिखेंगे, एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, रेट एट विच टू करेंसीज, जिस रेट के ऊपर दो करेंसी ट्रेड करते हैं उसे हम लोग एक्सचेंज रेट करते हैं, एनी प्रॉब्लम, नो। अब हो सकता है ये एक्सचेंज रेट जो है उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये फ्लैक्सिबल हो सकता है, और हो सकता है ये फिक्स्ड हो सकता है। फ्लैक्सिबल का मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, फिक्स्ड का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे कि कितने ही होगी एक्सचेंज रेट, एनी प्रॉब्लम, नो, ये बात, ओके। फिर क्या आता है, हो सकता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हो सकता है ये एक्सचेंज रेट क्या करे, इंक्रीज करे, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर ले, मतलब रेट हमारा इंक्रीज करे, और हो सकता है रेट हमारा डिक्रीज करे, समझ रहे। इंक्रीज करने का मतलब क्या कि $1 इज इक्वल टू हमारा था पहले 75 रुपीज़, अब इंक्रीज करने का मतलब क्या कि हमारी वैल्यू हो गई 70 रुपीज़, तो हमारे करेंसीज के, इंडियन करेंसीज की क्या हुई, वैल्यू इंक्रीज हो गई, समझ रहे। डिक्रीज़ करने का मतलब हुआ कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ हो गई, तो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अगर ये फ्लैक्सिबल के अंदर ये कहानी देखते हैं, फ्लैक्सिबल के अंदर अगर ये चीज़ होता है, दैट इज़ इंक्रीज़ कर रही है वैल्यू, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं, यस और नो, यस, एप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर ये हमारा फ्लैक्सिबल के अंदर वैल्यू कम रही है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी प्रॉब्लम, नो, ओके। ये तो फ्लैक्सिबल। अब हमारा अगर फिक्स्ड है,
तो फिक्स्ड के अंदर अगर एप्रिसिएशन नहीं, क्या कहते हैं इसे, रीवैल्यूएशन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। और यहाँ पर क्या, दैट इज फिक्स्ड के अंदर जब वैल्यू डिक्रीज हो तो क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब क्या बोल रहा है, चेंज होने से क्या इफेक्ट पहुंचाएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर। तो पहला तो हम लोग देख लिए कि चेंज चाहे तो इंक्रीज करेगा चाहे डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डिक्रीज करेगा दैट इज डिप्रिसिएशन एंड व्हाट, हमारा डीवैल्यूएशन। गॉट इट? यस। अब बात आता है कि चेंज करेगा, सपोज हमारा इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सपोज हम लोग लिखेंगे इनिशियली हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, E0 है, तो हमारा नंबर ऑफ डॉलर कितना, N0 है इनिशियली। ये क्या है, सप्लाई, एंड ये क्या है, डिमांड। गॉट इट? हाँ। अब हमारा इंक्रीज करने का मतलब लेट डिमांड हमारा करेंसीज का इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हमारे करेंसीज का डिमांड इंक्रीज हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर हमारे करेंसीज का डिमांड इंक्रीज हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये देखना, नंबर ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, ये एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ या ना? हाँ। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, डिमांड अगर हमारे करेंसीज का इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी जो है वीट जो है वो प्रोड्यूस करती थी रशिया और यूक्रेन, तो वहाँ पे वार के कारण जो वीट की सप्लाई थी वो चली गई, जिस कारण जो इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छा जगह है कि वीट वो अब एक्सपोर्ट करे। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, तो उस चीज़ को क्या होगा, सप्लाई होगा किस चीज़ की, डॉलर की, तो रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा ना होगी। येस और नो? यस। तो डिमांड यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हो, अगर डिमांड हमारे करेंसीज की ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगी, ये बताइए, जो एक्सचेंज रेट है इनिशियली से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो, रियल एक्सचेंज रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब आपकी करेंसीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो आप गुड्स बेच रहे हैं बाहर में, यूएसए में जाकर के जो आप गुड्स बेच रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी करेंसी इंक्रीज ना कर गई उसकी वैल्यू, तो जो आपका गुड्स है जो आप बेच रहे हैं यूएसए में जाकर के, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो लोग हैं वो डिमांड कम करेंगे या कम करेंगे, जो यूएसए वाले लोग हैं वो डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, कम करेंगे ना, क्योंकि आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई। मतलब क्या, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब क्या, ये गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। गुड्स की वैल्यू की इंक्रीज होने का मतलब क्या, डिमांड जो है फॉरेन करेंसी क्या करेंगे, जो फॉरेन के लोग हैं डिमांड क्या करें, कम करेंगे। मतलब एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट? समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये चीज़, अब हमारी करेंसीज की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब महंगा है। महंगा होने का मतलब है हमारे गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, लेकिन उनकी करेंसीज की वैल्यू क्या है, कम है। कम होने का मतलब क्या है, वो हमारे कंट्री में क्या हो गया, सस्ता हो गया, वो हमारे कंट्री के लिए सस्ती, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। गॉट इट? यस। अब बताइए, रियल जीडीपी जानते हैं, दैट इज़ व्हाट, जीडीपी इज इक्वल टू C + I + G + NX। NX में क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इम्पोर्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये कम हो रहा है, दैट इज़ 5 - 3 ये था, 5 से ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। पहले ये 2 था NX की वैल्यू, अब कितनी है, -2। समझ रहे हैं? तो ये इम्पोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, -2। तो रियल जीडीपी क्या होगा, कम हो जाएगा -2 से। यस और नो? यस। तो रियल जीडीपी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये इफेक्ट। दूसरा क्या है, दैट इज़ अगर हमारा डेप्रेशिएट कर गया। डेप्रेशिएट का मतलब है कि हमारा सपोज डिमांड जो है वो कम हो गया या सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गया। जो करना है करिए। डिमांड कब की बात करते हैं, दैट इज़ कम हो गया। डिमांड हमारा क्या हो गया, सपोज कम हो गया, ये तो सप्लाई कब है, डिमांड हमारा क्या हो गया, दैट इज़ कम हो गया। शिफ्ट करें तो इनिशियली कहाँ पे था, E0 पे, नंबर ऑफ डॉलर N0, फिर क्या हुआ E1 पे, तो नंबर ऑफ डॉलर N1, तो ये डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीजेस, यानी प्रॉब्लम नो। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ किया। अब डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि हमारा करेंसीज की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, दैट इज़ व्हाट, दैट इज डेप्रिशिएट कर गई हमारी करेंसीज। यस और नो? यस। हमारी करेंसीज क्या कर गई, डेप्रिशिएट कर गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, 75 से 80 रुपये पे पहुँच गई।
अगर डिप्रेशिएट कर जाने का मतलब क्या है कि हमारे करेंसीज की वैल्यू क्या है, कम है। कम होने का मतलब क्या है, हमारे गुड्स का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी क्या होगा, कम होगा। दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में ना बात कर रहे हैं, हमारे करेंसीज की वैल्यू क्या है, कम है। किन से, उनसे। तो हमारे गुड्स की वैल्यू भी है वो क्या होगी, कम। किन से, उनसे। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। मतलब कि हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर डिप्रेशिएट कर रही है, तो जो यूएस के लोग खरीद रहे थे, अगर हमारे करेंसी की वैल्यू कम हुई, मतलब जो गुड्स है उसकी प्राइस कम होगी। प्राइस कम होने का मतलब वो जो लोग फॉरेन के लोग हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा। येस और नो? यस। ये चीज़ मतलब क्या, अगर हमारा क्या डिमांड कम गया, डिमांड हमारे करेंसीज की कम गई, एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम जाएगा, जिसके कारण क्या कहते हैं हम लोग, डिप्रेशिएट करेगा। फ्लैक्सिबल में डिप्रेशिएट करने का मतलब क्या है कि हमारे गुड्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? नो। मतलब प्राइस हमारी गुड्स की क्या हो, कम हो जाएगी। तो बताइए, जो फॉरेन डिमांड बाई फॉरेनर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेनवा एक्सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अब हमारे गुड्स की वैल्यू कम ना है, तो हमारे गुड्स की वैल्यू कम है, तो हमारे कंट्री के लोग भी है वो क्या सोचेंगे, ज़्यादा बाहर वाला सामान नहीं खरीदना सोचेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या, उनका भी इम्पोर्ट कम जाएगा। हाँ या ना? हाँ। तो ये केस उल्टा केस कर दीजिए। दैट इज़, पहले अगर हमारा क्या था, 3-5 था, तो ये -2 था। एक्सपोर्ट 3 था, इम्पोर्ट 5 था। अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट 5 हो गया, इम्पोर्ट लोग कम कर दिए, तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो पहले -2 था, अब +2 हो गया, तो जीडीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना +2 से। यस और नो? यस। तो क्या, रियल जीडीपी इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम? नो। So these are the effect of change in exchange rate on export, import and real GDP. Got it my point? Getting? Okay. Next type number 4. क्या हमारा टाइप 4 कहता है? That is, समझ रहे हैं ना? टाइप नंबर 4, तो हमारा टाइप 4 कहता है, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट। वहाँ पे ई वाला इफेक्ट था, यहाँ पर ए वाला इफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं? वहाँ पर ई वाला था, यहाँ पर ए वाला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑन एक्सचेंज रेट। इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होने के कारण एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर ए वाला है, वहाँ पर ई वाला था, इफेक्ट ऑफ। वहाँ पर एक्सचेंज रेट के कारण क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज होने के कारण एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यस। मतलब हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चेंज करती है तो हमारा रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुँचता है, ये हमसे पूछ रहा है। गेटिंग? यस। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सपोज हम लोग लेते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। क्या लेते हैं हम लोग? इन्फ्लेशन। ठीक है। इफेक्ट हो सकता है कि सबसे पहला हमारा जो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, दैट इज इन्फ्लेशन हो सकता है, कि महंगाई हमारे कंट्री के अंदर इंक्रीज कर गई। तब क्या होगा, ये देखिए, अगर महंगाई हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा, दैट इज हाई। इन्फ्लेशन अगर हाई है हमारे कंट्री के अंदर, मतलब जो हमारी करेंसीज है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये बताइए। हमारे करेंसीज की वैल्यू क्या करेगी, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा का मतलब पहले 10 रुपये में हम लोग 2 पार्ले जी खरीद लेते थे। अब क्या हुआ, महंगाई ज़्यादा होने के कारण 10 रुपये में हम लोग एक ही पार्ले जी खरीदते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो, जो हमारी करेंसीज है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यस और नो? महंगाई ज़्यादा होने के कारण वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई हमारी करेंसीज की। मतलब इसका मतलब क्या, डिप्रिशिएट कर गई हमारी करेंसी। यस और नो? और डिप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। एनी प्रॉब्लम? नो। उसी तरीके से अगर हमारे महंगाई कम है हमारे कंट्री के अंदर, लो, अगर हमारे कंट्री के अंदर महंगाई कम है तो हमारी करेंसीज की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? कम है तो अगर ज़्यादा होगी वैल्यू तो अप्रिशिएट करेगी। यस और नो? यस। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। इंपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एनी प्रॉब्लम? नो।
सो पहला इकोनॉमिक सिचुएशन दैट इज इन्फ्लेशन। सेकेंड वन दैट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा है, क्या है हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हाई, अगर ज़्यादा है कंट्री के अंदर तो बाहर से लोग हमारे अंदर आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, येस और नो, यस। तो बाहर से अगर लोग आ रहे हैं दैट इज़ हमारे कंट्री में क्या होगा, फाइनेंशियल इनफ्लो होगा, समझ रहे हो, इनफ्लो होगा, मतलब बाहर से डॉलर लेकर के आएंगे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और रुपीज़ की डिमांड रुपीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई ऑफ डॉलर कम इंक्रीज कर जाएगी, यस और नो, ठीक है। डिमांड हमारी करेंसीज की बढ़ जाएगी जिसके कारण क्या करेगा, एप्रिसिएट करेगा, और एप्रिसिएट करके मतलब क्या, एक्सपोर्ट अब हमारे कंट्री में कम होगा, यानी प्रॉब्लम नो। उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज़ करता है, क्या किया, डिक्रीज़ किया, तो ये क्या होगा, अगर हमारे कंट्री के इंटरेस्ट रेट कम है तो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं सोचेंगे, तो हमारे कंट्री से जो बफेट है वो पैसा लेकर के अपना यूएसए चले गए, दैट इज़ आउटफ्लो। इसका मतलब क्या, रुपीज़ का सप्लाई, बफेट जो है वो रुपीज़ ला करके दिए सेंट्रल बैंक को, और डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, एनी प्रॉब्लम नो। सप्लाई हमारी करेंसीज की क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उनकी करेंसीज की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस क्या ज़्यादा, मतलब क्या, जो फॉरेन करेंसीज है वो क्या करेगी, एप्रिसिएट करेगी, और हमारी करेंसीज क्या करेगी, डेप्रिसिएट करेगी, एनी प्रॉब्लम नो। डेप्रिसिएट का मतलब यहाँ पर क्या, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज कर जाएगा हमारे कंट्री का, एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना, हाँ। फिर हमारा क्या आता है, दैट इज CAB। CAB मतलब करेंट अकाउंट बैलेंस। अगर करेंट अकाउंट बैलेंस ये प्लस में, क्या है, करेंट अकाउंट बैलेंस अगर हमारा प्लस में, प्लस होने का मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है, ज़्यादा है, देन क्या, इम्पोर्ट, हम लोग ज़्यादा बाहर बेच रहे हैं, देन इम्पोर्ट, समझ रहे, बाहर ज़्यादा बेच रहे हैं जितना हमारे इंडिया में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा डॉलर आएगा और रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है, मतलब क्या, डिमांड ऑफ रुपीज़ ग्रेटर देन व्हाट, डिमांड ऑफ डॉलर, यस और नो। अगर हमारे रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, एप्रिसिएशन, एनी प्रॉब्लम नो, तो एप्रिसिएट कर जाएगा जब CAB क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब CAB क्या हो सकता है, निगेटिव में रहे, तो अगर निगेटिव में रहता है तो इसका मतलब क्या, निगेटिव में मतलब इम्पोर्ट क्या है, ज़्यादा है, देन व्हाट, एक्सपोर्ट, एनी प्रॉब्लम नोट, इम्पोर्ट ज़्यादा देन एक्सपोर्ट, मतलब क्या, जो डिमांड है डॉलर की वो ज़्यादा करेंगे, यहाँ से डॉलर ज़्यादा जाएगा, देन रुपीज़ की, हमारे पास रुपीज़ की जो डिमांड होगी, तो अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो हमारी करेंसी क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, यस और नो, यस। सो दिस इज़ द इफेक्ट। फिर हमारा क्या आता है नेक्स्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट डेप्ट। गवर्नमेंट डेप्ट का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो बाहर से पैसा लेना इंक्रीज कर दे, समझ रहे, गवर्नमेंट जो है वो बाहर से पैसा ले, समझ रहे हो, तो बाहर से पैसा लेने का मतलब क्या होगा, हमारे करेंसीज क्या करेगी, ये बताइए। तो अगर गवर्नमेंट डेप्ट होता है, बाहर से हमारे कंट्री के अंदर क्या आ रहा है, दैट इज़ पैसा आ रहा है, तो पैसा आने का मतलब क्या है, दैट इज़ हमारा कंट्री के अंदर क्या हुआ, फाइनेंशियल इनफ्लो हुआ, यस और नो, यस, फाइनेंशियल इनफ्लो हुआ। इनफ्लो होने का मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड जो है वो क्या, गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी देन रुपीज़ की, तो डॉलर की डिमांड करने का मतलब यहाँ पर क्या करेगा, हमारे करेंसी क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। कब, जब हमारा गवर्नमेंट डेप्ट इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट डेप्ट कम करती तो क्या, हमारे करेंसीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ व्हाट, एप्रिसिएट, समझ रहे हो। अगर ज़्यादा लोन लेती है सरकार तो लोन लेने का इफेक्ट क्या होगा, ये बताइए। तो लोन लेने का इफेक्ट होगा जो करेंसी है हमारे इंडिया के रुपीस, वो क्या करेगी, डिप्रिसिएट कर जाएगी। लेकिन अगर वो कम लेती है तो हमारी करेंसीज की वैल्यू ज़्यादा होगी, एप्रिसिएशन, एनी प्रॉब्लम नो। फिर क्या आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब हुआ क्या, पॉलिटिकल कैसा है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या था, नेगेटिव में था, स्टेबल नहीं था, तो जिसका मतलब क्या होगा, हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमारे करेंसीज का कोई डिमांड नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस, ये चीज़। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सही है, मतलब वो सही है, मतलब ज़्यादा ये नहीं, चेंज नहीं हो रहा, पाकिस्तान की तरह नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जो हमारी रुपीज़ है, रुपीज़ की डिमांड लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अच्छा, ये जो है ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, सरकार यहाँ पर स्थिर है, दैट इज़ व्हाट, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, एनी प्रॉब्लम नो। सो ये हुआ। सपोज कंट्री के अंदर अब इफेक्ट है, सपोज हमारे कंट्री में रिसेशन है, क्या है, दैट इज़
रिसेशन है। तो रिसेशन क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिसेशन, तो हमारा करेंसी क्या करेगा, डेप्रिशिएट। लेकिन अगर निगेटिव है तो क्या करेगा, एप्रिशिएट। एनी प्रॉब्लम, नो। तो ये बात हुआ, दैट इज टाइप नंबर हमारा कितना, ये दैट इज 4। समझ रहे हैं? हाँ। अब लास्ट टाइप आता है कि क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो जल्दी काम करते हैं, ठीक है ना। अब जो लास्ट टाइप है हमारा वो क्या है, अब हमारा लास्ट टाइप है दैट इज टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज में चेंजेस होने के कारण एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट। एनी प्रॉब्लम, नो। दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी चेंज होने के कारण इफेक्ट क्या पहुंचेगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़। तो पहला बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग देख चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप का हो सकता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। दैट इज़ पहला इंक्रीज कर सकता है, दैट इज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा हो सकता है कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये कुछ IS, ये LM कब किधर की ओर शिफ्ट, राइट वार्ड की तरफ। तो इनिशियली E0 पे इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, I0, इनकम क्या है, Y0। लेकिन जब E1 हुआ हमारा इक्विलिब्रियम, इंटरेस्ट रेट ये डिक्रीजेस एंड इनकम इंक्रीजेस। समझ रहे हैं? तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज करता है, और इनकम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी प्रॉब्लम, नो। अब बताइए अगर इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री के डिक्रीज हो रही है तो बाहर से लोग आना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना सोचेंगे, नहीं ना। जिसका मतलब क्या, हमारे कंट्री से लोग बाहर ज़्यादा जाएंगे पैसा लेकर, आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा। यानी प्रॉब्लम, नो। अब बताइए इनकम अगर इंक्रीज कर रहा है लोगों का तो हमारे कंट्री की तो डिमांड बढ़ेगी। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो बाहर वाले, बाहर की जो सामान है, जैसे USA का कार है कोई, तो वो ख़रीदना लोग सोचेंगे। इसका मतलब क्या, इंपोर्ट भी हमारा इंक्रीज करेगा। येस और नो, येस। बताइए फाइनेंशियल अगर आउटफ्लो हो रहा है, बाहर करेंसी ज़्यादा जा रही है, मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं ना, हमारे करेंसीज की भी सप्लाई ज़्यादा है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा है, तो क्या हमारे करेंसीज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिप्रिशिएट कर जाएगी। अब इंपोर्ट है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डॉलर की डिमांड जो है, विदेश से सामान मंगाए तो वो डॉलर मांगेंगे ना, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो हमारे करेंसीज क्या करेगी, डिप्रिशिएट करेगी। एनी प्रॉब्लम, नो। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करता है। गेटिंग माई पॉइंट, यस। लेकिन आता है कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये IS, ये LM, इंटरेस्ट रेट, इनकम आउटपुट। कॉन्ट्रैक्टरी मतलब शिफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। इनिशियली इंटरेस्ट रेट E0, इक्विलिब्रियम E0, इंटरेस्ट रेट I0, इनकम आउटपुट Y0। आफ्टर चेंज इन कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी कारण इक्विलिब्रियम E1, इनकम आउटपुट Y1, इंटरेस्ट रेट I1। तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ यहाँ पर, इंक्रीज हुआ I0 से I1, और इनकम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब बाहर से लोग हमारे कंट्री के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इनफ्लो, हाँ या ना, इनफ्लो, हाँ, ठीक है। और ये इनकम कम हो गया, इनकम कम होने का मतलब लोग बाहर की चीज़ों को कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, यस। इम्पोर्ट भी डिक्रीजेस, अब बाहर से लोग आ रहे हैं डॉलर ले करके, तो यहाँ पर क्या, रुपीज़ की वो डिमांड ना करेंगे, डिमांड ऑफ रुपीज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो करेंसी क्या करेगी, अप्रिसिएट करेगी। यस और नो, यस। इंपोर्ट अगर कम हो गया, इंपोर्ट कम का मतलब जो डिमांड थी डॉलर की वो कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ डॉलर गेट डिक्रीजेस, मतलब हमारे करेंसीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी। एनी प्रॉब्लम, नो। सो कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी कारण हमारा करेंसी अप्रिसिएट करता है, एंड व्हाट, और क्या, दैट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कारण हमारा करेंसी डिप्रिसिएट करता है। समझ रहे हैं, हाँ। फिर आता है हमारा दैट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या कहता है कि ये अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, इनकम आउटपुट, ये IS, LM, एक्सपेंशनरी मतलब IS कब शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। इनिशियली इक्विलिब्रियम E0, इंटरेस्ट रेट I0, इनकम आउटपुट Y0। आफ्टर क्या हुआ, E1, इंटरेस्ट रेट I1, इनकम आउटपुट Y1। तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा और इनकम आउटपुट भी बढ़ा।
समझ रहे? तो ये चीज़ क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इनकम आउटपुट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, ये तो देख चुके। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल इनफ्लो, हाँ या ना, बात कर चुके हैं, बाहर से लोग आएंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो। इनकम बढ़ने का मतलब क्या होगा, लोग हमारे कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हाँ या ना, हाँ। अब फाइनेंशियल इनफ्लो, लोग हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ऑफ रुपीज़ गेट इंक्रीजेस, तो ये इसके कारण क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है मतलब डिमांड ऑफ व्हाट, डॉलर गेट इंक्रीजेस ना, समझ रहे, विदेश के लोग ना, तो विदेश की करेंसी चाहेंगे, डिमांड ऑफ डॉलर गेट इंक्रीजेस, तो क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, समझ रहे। तो एक इफेक्ट है अप्रिसिएट, दूसरा इफेक्ट है डेप्रिसिएट, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस इफेक्ट, एम्बिगुअस इफेक्ट, समझ रहे हो। मतलब हम लोग नहीं जानते अप्रिसिएट करेगा या डेप्रिसिएट करेगा, वो डिपेंड करता है ये दोनों का इंटेंसिटी कितनी है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस कारण ये एम्बिगुअस है, हम लोग नहीं बता सकते कि अप्रिसिएट करेगा डायरेक्टली या डेप्रिसिएट, वो ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा फाइनेंशियल इनफ्लो हो रहा है या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर फाइनेंशियल इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो हमारे करेंसी अप्रिसिएट करेगा, और अगर हमारा क्या, दैट इज इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमारे करेंसी डिप्रिसिएट करेगा, गेटिंग माई पॉइंट, यस। एंड लास्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। अब बताइए कॉन्ट्रैक्टरी अगर फिस्कल पॉलिसी है तो कैसा हमारा कब बनेगा, ये IS, ये LM, ये इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन। कॉन्ट्रैक्टरी का मतलब LM IS कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, बताइए, लेफ्टवर्ड, मतलब क्या, इनिशियली E0 था, इनकम आउटपुट Y0, इंटरेस्ट रेट I0, आफ्टर इक्विलिब्रियम चेंज टू E1, इनकम आउटपुट Y1 and interest rate I1. Interest rate भी reduces and income output भी reduces. Any problem? No. So हमारा दोनों reduce कर गया, अच्छा दोनों reduce कर गया, that is interest rate भी हमारा कम हो गया और income output भी कम हो। अगर interest rate कम है, कम होने का मतलब क्या, हमारे कंट्री में लोग आएंगे या जाएंगे बाहर, जाएंगे ना, हाँ या ना, हाँ। अगर बाहर जाएंगे तो हमारे करेंसीज की सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डिमांड डॉलर की बढ़ गई तो हमारी करेंसी क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, ये सो नो, क्या करेगा हमारा करेंसी, हमारा करेंसी क्या करेगा, दैट इज डेप्रिसिएट करेगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इनकम कम गया, इनकम कमने का मतलब क्या, जो इंपोर्ट है वो क्या होगा, कम जाएगा। अगर हमारे करेंसीज, अगर हमारे कंट्री का इंपोर्ट कम गया, मतलब जो डॉलर की डिमांड कर रहे थे वो क्या गया, कम गया, कम गया मतलब हमारे करेंसी क्या करेगा, अप्रिसिएट करेगा, समझ रहे हैं, अप्रिसिएट करेगा। तो आउटफ्लो के कारण क्या करता है, डेप्रिसिएट करता है, और इंपोर्ट कम होने के कारण क्या करेगा, हमारा करेंसी अप्रिसिएट करेगा। तो यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएट, अप्रिसिएट, हम लोग नहीं जानते कि अप्रिसिएट करेगा या डिप्रिसिएट करेगा, इस कारण क्या कहेंगे, यहाँ पर भी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इफेक्ट हम लोग फिस्कल पॉलिसीज में नहीं बता सकते हैं, दैट इज़ हमारा करेंसी अप्रिसिएट करेगा या डेप्रिसिएट करेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बट मॉनेटरी पॉलिसी में हम बता सकते हैं कि अगर एक्सपेंशनरी है तो डिप्रिसिएट करेगा, कॉन्ट्रैक्टरी है तो अप्रिशिएट करेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस कारण मॉनेटरी पॉलिसी इज बेटर। अगर एक्सचेंज रेट आपको चेंज करना है या इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा चीज़ है, समझ रहे हैं, देन व्हाट, फिस्कल पॉलिसी। सो दैट्स वाई मॉनेटरी पॉलिसी इज बेटर देन व्हाट, फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज इन फिस्कल पॉलिसी द इफेक्ट इज एम्बिगुअस, नहीं जानते, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिसी अपनाएंगे तो डेप्रिसिएट करेगा और ये पॉलिसी अपनाएंगे तो अप्रिसिएट करेगा, गेटिंग, हाँ। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 4। वन टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, समझ रहे, एक बार सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। अच्छा, तो हमारा दैट इज जो टाइप नंबर, जो हम लोगों ने बात किया था कि कितने टाइप है स्टार्टिंग में, वो हमारा कहानी ख़त्म हुआ है ना। दैट इज सबसे पहला हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स देखा कि शॉर्ट नोट्स क्या होगा, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। फिर क्या देखा, दैट इज़ व्हाट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड एंड सप्लाई वाला, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 3 हम लोगों ने क्या देखा, टाइप नंबर 3 देखा व्हाट इज इफेक्ट, ई से इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। टाइप नंबर 4 क्या देखा, व्हाट इज इफेक्ट, ए वाला, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन व्हाट, ऑन व्हाट, दैट इज एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फिर टाइप नंबर 5 में देख क्या देखा, अगर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी चेंज करता है तो एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचे, समझ रहे हो। तो ये एक जो सेकेंड वाला टाइप है उससे 5 बार पूछा गया, थर्ड वाला टाइप है जिससे 2-3 बार पूछा गया, बाकी से 1-2 बार पूछा गया, गेटिंग माई पॉइंट, यस। अब एक
लास्ट आता है दैट इज प्राइस फीडबैक इफेक्ट। किसे कहते हैं? प्राइस फीडबैक इफेक्ट किसे कहते हैं बताइए। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर ये इंडिया है और ये क्या है यूएसए, इंडिया है और क्या है यूएसए, तो सपोज यूएसए में जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया, इन्फ्लेशन यूएसए में क्या हो गया ज़्यादा हो गया, मतलब सपोज प्राइस जो है यूएसए में क्या हो गया ज़्यादा हो गया, समझ रहे? प्राइस सपोज ये हम लोग बिस्किट है दैट इज़ पार्ले जी, अगर बिस्किट है तो पार्ले जी हम लोग यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया से, उसके क्या हो गई प्राइस ही यूएसए में बढ़ गई। प्राइस बढ़ जाने के कारण क्या हो गया, इंडिया जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ, समझ रहे? पार्ले जी की डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस ज़्यादा हो गई तो इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, है ना? अब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर, लेकिन जो ये पार्ले जी बनाने वाली कंपनी थी वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है ना? हाँ नहीं, हाँ या ना? हाँ। अगर वहाँ ज़्यादा दाम में बेचेगी, यहाँ कम दाम में बेचेगी तो वो इलीगल है, वो जाकर WTO में जाकर के कंप्लेन करेगा। तो इसलिए यहाँ अगर प्राइस बढ़ी तो इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ भी प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे? इंडिया में भी प्राइस पार्ले जी की इंक्रीज़ कर जाएगी 5 रुपये से 7 रुपये। तो एक कंट्री में प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे कंट्री में भी प्राइस बढ़े, इस चीज़ को कहते हैं प्राइस फीडबैक इफेक्ट। यानी प्रॉब्लम एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2020 में, दैट इज़ व्हाट इज़ प्राइस फीडबैक इफेक्ट और डिमांड नॉट सप्लाई वाला पार्ट पूछे। तो हम लोग ये लिखेंगे कि एक कंट्री में प्राइस इंक्रीज होने के कारण दूसरे कंट्री में क्या इफेक्ट होता है, दैट इज़ प्राइस फीडबैक इफेक्ट। क्या कहता है इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या है हमारा, दैट इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री में प्राइस इंक्रीज होने के कारण कैन ड्राइव प्राइस लेवल इन अदर कंट्री। एक कंट्री में प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे कंट्री में प्राइस लेवल इंक्रीज कर दे, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइस फीडबैक इफेक्ट कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। सो इस तरीके से हमारा एक्सचेंज रेट का कहानी खत्म हुआ, ठीक है। तो इससे 15 मार्क्स आएगा, 3-4 टाइप है, 4-5 टाइप है, आप देखते हैं तो बिल्कुल सारा सॉल्व होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ व्हाट हमारा AD and AS, गॉट इट? सो थैंक यू।